अन्नदाता किसान भारत की आत्मा किसान। इन किसानों की कर्मठता के लिए समर्पित और किसान हित के प्रति अपने अद्वितीय परिबद्धता के संकल्प को पूरा करने की दिशा में पूसा समाचार एक प्रयास। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पूसा समाचार के इस खास अंक में। मैं हूं कपिला शेखावत। पूसा समाचार के माध्यम से हम खेती किसानी से जुड़ी नई प्रौद्योगिकी, नई तौर तरीकों के बारे में चर्चा करते हैं। हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार किसानों की आय, आमदनी, मुनाफा बढ़े, साथ ही हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हमारे लहलहाते खेत अनंत काल तक ऐसे ही सोना उगलते रहे। पिछले कुछ दशकों में भूमि, श्रम एवं पूंजी की सापेक्ष कीमतों के बदलाव ने कृषि की विधा को बदला। प्रौद्योगिकी, मशीनरी एवं नवीन कृषि पद्धतियों के द्वारा प्रगति से प्रेरित और विज्ञान आधारित नवाचारों से दक्षता और उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि के हम सभी साक्षी रहे हैं। लेकिन आवश्यकता, मांग एवं स्पर्धा ने कहीं न कहीं हमारी खेती में अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग किया है, जिससे न केवल मानव स्वास्थ्य और हमारा पर्यावरण बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र ही खतरे में है। पूरे विश्व में बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित भोजन की मांग बढ़ी है और इसीलिए खेती के जैविक विकल्पों की ओर आज हम सभी का रुझान बढ़ा है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं एक बेहद खास मेहमान डॉक्टर एस.के. शर्मा सर, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में मानव संसाधन प्रबंधन में सहायक महानिदेशक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है, आप जैविक खेती के कार्यक्रम से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। सर, आपसे पहला और सीधा सवाल, जैविक क्यों? हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि में विभिन्न परिवर्तन हुए हैं और उन परिवर्तनों का आधार है हमारी मानव स्वास्थ्य की और मानव खाद्यान्न की आवश्यकता। और उन्हीं परिवर्तनों में आज हम एक ये वैकल्पिक कृषि पद्धतियों का एक परिवर्तन हम सब महसूस कर रहे हैं कि किस प्रकार पेस्टिसाइड फ्री और हेल्दी फूड हर व्यक्ति चाहता है, वो किस प्रकार से उपलब्ध हो। तो बाज़ार में इसकी मांग बढ़ रही है और साथ ही ये माना जा रहा है कि अगर हमें हमारी आधुनिक कृषि को अगर टिकाऊ खेती बनाना है तो हमें वैकल्पिक कृषि के रूप में जैविक कृषि या पर्यावरण आधारित कृषि को अपनाना होगा। और उसी के मद्देनज़र आज ये माना जा रहा है कि जैसे हमारे वातावरण में बहुत सारे ऐसे पॉल्यूशन हो रहे हैं, हमारे क्रॉप्स में, फूड में, मीट में, एनिमल मीट में, एग्स में, इनमें केमिकल रेजिड्यूज, एंटीबायोटिक रेजिड्यूज प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही इस प्रकार के बड़े पर्यावरण स्तर पे कृषि के जो इकोसिस्टम है उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे एंडोसल्फान ट्रेजेडी केरला में। उनका ये उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि केवल एक घटक को पकड़कर हम टिकाऊ खेती नहीं कर सकते। हमें ये मानना पड़ेगा कि एक घटक कृषि का दूसरे घटक के साथ जुड़ा हुआ है और यही जैविक कृषि कहती है कि हमें पूरा इकोसिस्टम प्रबंधन करना है, फूड सिस्टम का प्रबंधन करना है। तो जैविक कृषि का यही मूलभूत उद्देश्य है कि किस प्रकार हम हमारे मानव स्वास्थ्य को, हमारे पशु स्वास्थ्य को, हमारे जो इकोसिस्टम है, हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको समन्वित रूप से प्रबंधन करके मानव की खाद्य आवश्यकता लंबे समय तक पूरे करें। केवल आज की जो हमारी जनरेशन है उसके लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम उसको सजो कर रखें। यही जैविक कृषि की मूलभूत आवश्यकता है। बिल्कुल सर, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए जैविक बहुत ही आवश्यक है। लेकिन सर, भारत एक बहुत विशाल देश है और फूड फॉर ऑल हर देश की प्राथमिकता होनी भी चाहिए। हम 50 मिलियन टन से लगभग शुरू हुए और अभी हम 350 मिलियन टन से भी ज़्यादा भी है। हम एक वेलफेयर स्टेट भी है जहाँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मिड डे मील है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, फूड सिक्योरिटी मिशन है। तो कहीं ना कहीं जो अभी हमारा उत्पादन स्तर है, क्या जैविक के माध्यम से हम अभी उस उत्पादन स्तर पे को बनाए रख सकते हैं और आने वाले समय में हमें इसको बढ़ाने की आवश्यकता भी होगी। तो इन प्रोडक्शन लेवल्स को मेंटेन करने के लिए क्या ऑर्गेनिक्स का एक सही विकल्प है? जैविक कृषि अगर हमारे देश में अपनाई जाती है और इसको विकल्प के रूप में लिया जाता है तो इसके लिए भारत सरकार और वैज्ञानिकों की तरफ से एरिया संबंधित की विभिन्न जो खास फसलें हैं उनमें, साथ ही जो हमारे रेनफेड एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, जहाँ पे पहले से ही हमारे किसान जो है फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड बहुत कम मात्रा में उपयोग कर रहे हैं,
उन क्षेत्रों में अगर हम जैविक कृषि को अपनाते हैं तो वहाँ पे जो वैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि हमारा उत्पादन घटता नहीं, बल्कि अच्छे प्रबंधन के कारण रिसाइकलिंग की वजह से किसानों का उत्पादन बढ़ रहा है जी। और भारत सरकार ने ये भी क्लियर कर दिया है कि हमारे देश में अगर जो हमारा 143 मिलियन हेक्टेयर जो नेट सोन एरिया है उसके अगर 20% तक अगर हम हमारे ऐसे एरियाज को टैप करते हैं और जो एक्सपोर्ट ड्राइवन क्रॉप्स हैं उनको टैप करते हैं, हमारे जो हेरिटेज क्रॉप्स हैं जैसे बासमती राइस है, स्पाइसेज है, कॉन्डिमेंट्स है, कुछ फ्रूट्स है, हमारे अल्फांसो मैंगो है, हमारे बनाना है तंजावुर की, अगर इस प्रकार की फसलों को हम टैप करते हैं तो हमारे किसानों को उत्पादन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार का फायदा भी मिलेगा और साथ ही हमारे डोमेस्टिक मार्केट में जो लोग सेफ फूड चाह रहे हैं उनको एक अपना एक ऑप्शन भी मिलेगा। इसलिए जैविक कृषि की जो ये भ्रांति है कि पूरे देश में जैविक कृषि हो जाएगा और खाद्य सुरक्षा को नुकसान हो जाएगा, इस प्रकार का ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से पहले भी 1992 में इस प्रकार के विकल्प दिए गए थे कि जिन एरियाज में 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास से कम फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड कंजप्शन कम है, अगर उनमें जैविक कृषि की जो नीतियां हैं और जो हमारी पद्धतियां हैं, चाहे ग्रीन मैन्योर की है, कंपोस्टिंग की है, फसल चक्र की, अगर इनको अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो किसान हैं छोटे मजले जहाँ पे कम आदान की खेती की जाती है उनका उत्पादन निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो आपने बताया सर कि जैसे किसानों में बहुत विविधता है, उनके आर्थिक स्तर को लेके, उनकी जोत की साइज को लेके, उसी तरह से विविधताओं का देश है। हम कहाँ अनाजी फसल ले रहे हैं, कहीं दलहनी है, कहीं तिलहनी है। तो अगर संक्षेप में बात करें सर, तो जैविक खेती आपने बताया किन किसानों के लिए, किन फसलों के लिए, किन फसल चक्रों के लिए और किन क्षेत्रों के लिए? जैविक कृषि आज पूरे विश्व में इसका जो क्षेत्रफल है वो जितना हमारा जो फसलीकरण में क्षेत्रफल है उससे 5% से कम है। हमारे देश में भी 4 से 5% ही है और उसको देखते हुए ये माना जा सकता है कि हमारे बहुत ही नीचे एरिया की क्रॉप्स हैं। इसलिए जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, हिली एरियाज है, जहाँ इस प्रकार के हाई इंटेंसिव और जो हम कह रहे हैं स्पेशलाइज क्रॉपिंग जहाँ नहीं की जा सकती, जहाँ पे हाई इनपुट अवेलेबल ही नहीं है, डिफॉल्ट रूप से हमारे ट्राइबल एरियाज में किसान बहुत ज़्यादा इनपुट यूज नहीं कर पा रहे हैं, उन क्षेत्रों में जैविक कृषि अगर हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से ये फायदेकारी। और फसलों में जहाँ तक है राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के जो प्रबंधन किए जा रहे हैं उसमें ये पाया गया है कि अगर हमारे जैसे मुख्य जो खाते हैं हम फसलें हैं, राइस व्हीट है, तो बासमती राइस में 6 साल के बाद हमारा उत्पादन जैविक कृषि में अन्य जो पद्धतियां उनके बराबर या ज्यादा मिल रहा है। तो जेस्टेशन पीरियड कितना है सर? तो ये जैसे 3 से 5 साल का है, तो 3 से 5 साल जैसे सीरियल क्रॉप्स हैं इनका जेस्टेशन पीरियड थोड़ा 5 साल से ज्यादा है, लेकिन जैसे गेहूं है, गेहूं में 5 साल के बाद भी उत्पादन हमारा जैविक कृषि में 5 से 10% हमारी सामान्य कृषि से कम रहता है। तो उस समय हमें अगर डाइवर्सिफाइड और अंतर शस्य खेती के साथ अगर गेहूं को लेते हैं तो निश्चित रूप से इसको उत्पादन को और हम बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी जो अन्य 2 फसलें हैं जिसको हम 3 जो सब्जियां कहते हैं टॉप की, टोमेटो है, ऑनियन है, पोटैटो है, तो टोमेटो का उत्पादन जैविक कृषि में अगर आप 3 से 5 साल करते हैं तो बढ़ता है। आपका जो ओनियन का उत्पादन है जैविक कृषि में बढ़ता है, लेकिन अगर पोटैटो को करो तो फिर भी 6 से 8 साइकिल के बाद भी पोटैटो का 5 से 10% उत्पादन कम रहता है। तो हमें किस क्षेत्र में और हमारे खेत के जो एनपीके लेवल या आदान की स्थिति है क्या है, उसके आधार पे हमें फसल का चुनाव करना चाहिए। तो सर इनको कनेक्ट कैसे किया जाए? जैसे बाजार में जैविक उत्पादों की मांग भी बहुत है और प्रोड्यूस करने वाले आपने हमको टारगेट साइट्स भी बता दिए, तो उन किसानों को मार्केट के साथ कैसे लिंक किया जा सकता है या इस दिशा में कुछ काम हो रहा है क्या सर? इस देश में इस समय जैविक कृषि में बहुत सारे कदम भारत सरकार और राज्य सरकारों ने उठाया है और 2005 से हमारी जो जैविक कृषि नीति जो बनी उसके बाद में और इस समस्या को देखते हुए मार्केटिंग को भारत सरकार ने एक जैविक खेती पोर्टल लॉन्च किया। इसमें अगर मैं एक किसान हूँ, मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ, ये बता सकता हूँ कि मेरे ये मुझे बेचना है, ये वहाँ पे सेलर भी होगा, बायर भी होगा, प्रोसेसर भी होगा, एग्रीगेटर भी होगा, वो सारे अपना रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ लाखों लोग हैं, तो आप अपने उत्पाद को वहाँ पे रख सकते हैं और सेलिंग कर सकते हैं, ई मार्केटिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो जैविक भारत एक पोर्टल है उसके माध्यम से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के क्वालिटी उत्पाद जो सर्टिफाइड है, चाहे वो थर्ड पार्टी से हो चाहे पीजीएस से हो, वहाँ आप अपना इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही
ऑनलाइन मार्केटिंग में, डायरेक्ट मार्केटिंग के आजकल कई स्पेशलाइज स्टोर हैं, मॉल्स हैं, उन पे आप अपनी बेच सकते हैं। साथ ही अपनी ब्रांडिंग करके डोमेस्टिक मार्केटिंग आप कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अब ये सुविधा उपलब्ध है। जी सर, जैसे आपने भी जिक्र किया कि आजकल इनपुट इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, तो अवधारणा यही है कि पुट मोर एंड गेट मोर। तो जहां आप अपने प्रोडक्शन सिस्टम्स को पूरी तरह से जैविक करना चाहते हैं, तो उसके लिए इतना ऑर्गेनिक इनपुट आएगा कहाँ से, या क्या हमारे पास में है, या सर जो किसान भाई काफी समय से, क्योंकि रासायनिक खेती का तो एक सेट प्रोटोकॉल है, कई वर्षों से हम वो करते भी आए हैं, तो अगर हमें कन्वर्जन करना हो, यानी कि किसान मित्र जो अब अगर जैविक खेती की ओर आना चाहें, तो उस कन्वर्जन के लिए उन्हें क्या कुछ करना होगा और उन्हें इनपुट्स कहाँ से मिलेंगे? इंटेंसिव एग्रीकल्चर में मैक्सिमाइजेशन ऑफ उपज, यील्ड का हमारा मुख्य ध्येय होता है। उसमें हमें ये नहीं देखा जाता है कि दूसरे घटक पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। पर यूनिट ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वाटर, हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिलना चाहिए। जो अप्रोच सही है। अगर हमारा मिशन है कि हमें रिसोर्स का ध्यान नहीं रखना, लेकिन अब हमारी बात समझ में आ गई है कि जब एक स्तर तक हमारा उत्पादन बढ़ गया है, तो हमारे जो रिसोर्स फैटीग आ गया है कि हमने खूब फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड अब डाल रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे राइस व्हीट का उत्पादन कम हो रहा है, हमारी क्वालिटी डाउन हो रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी केवल हम फूड प्रोडक्शन करना ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि ये भी साथ में उद्देश्य होना चाहिए कि हम उसमें एंगेज हों। हमारी कृषि में अगर हम नेचर के साथ एंगेज नहीं होंगे, तो धीरे धीरे रिसोर्स इंडेंजर की जो सिचुएशन कह रहे हैं वो आज आ गई है। और ये हमें हमारे, चाहे वो पूरे देश में जो उत्पादन बढ़ रहा है उसमें एरिया भी बढ़ना है, हाई यील्डिंग वैरायटी, सबका योगदान है। लेकिन जिस प्रकार से हेल्थ इफेक्ट, इकोसिस्टम के इफेक्ट आ रहे हैं, उसको मद्देनजर देखते हुए आज ये आवश्यकता है कि हमें, जैसे एक प्रोवर्ब है कि इफ यू विल सर्व द नेचर, नेचर विल सर्व यू। तो आज ये स्थिति आ गई कि हमारी जो 32 इकोसिस्टम सर्विसेज है, उनको हमें कहीं ना कहीं हमारे खाद्यान्न प्रबंधन व्यवस्था में उनको स्थान देना पड़ेगा। अगर आज स्थान नहीं देंगे, तो आने वाले 25, 50, 100 साल में जो रेगुलेटिंग सर्विसेज जिससे होती है, आज फर्टिलाइजर डाल दिया, पेस्टिसाइड डाल दिया, ये रेगुलेट कैसे होगा? अगर इस रेगुलेशन को हम बंद कर देंगे, तो हमारा मानव जीवन खतरे में हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि जो किसान का रुझान अब बढ़ रहा है जैविक की तरफ, और प्रोड्यूसर्स की भी डिमांड है, तो कहीं ना कहीं कोई आवश्यकता है कि वो सर्टिफिकेशन या प्रमाणीकरण जो है आपके प्रोड्यूस का, तो वो क्या प्रक्रिया है? और इसमें ज्यादातर अवधारणा ये है कि वो बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो उसमें फिर आप हमेशा थोड़ा सा मार्गदर्शन दें कि जो किसान भाई करना चाहते हैं वो प्रमाणीकरण या सर्टिफिकेशन कहाँ से ले, कैसे मिल सकता है, और इसकी क्या प्रक्रिया है? वर्ष 2004 से जब हमारे देश में जैविक खेती की विधिवत शुरुआत हुई, जहाँ नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, उसके तहत एक व्यवस्था की गई थर्ड पार्टी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की। उस थर्ड पार्टी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में हमारी देश पे जैसे अभी 29 जैविक प्रमाणीकरण संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और उसको शुरू में जो है, जो 2 साल तक वो ट्रांजिशन पीरियड में रहता है, कन्वर्जन इन ऑर्गेनिक, और उसके बाद 3rd ईयर से उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिलता है। अगर वो पेरिनियल क्रॉप्स हैं तो उसको 4 साल लग सकते हैं, और अगर बैरन लैंड और नहीं है तो उसमें 1 साल के आधार पर भी उसको किया जा सकता है। तो किसान इसके लिए सर्टिफिकेशन एजेंसी को अप्रोच करता है, अपना फॉर्म भरना पड़ता है, उसको अपना जैविक प्लान देना पड़ता है। उसके बाद में उनके इंस्पेक्टर्स उसकी विधिवत उसके खेत पर विजिट करते हैं, और इस प्रकार इस ऑर्गेनिक जो नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, उसके तहत उसको हैबिटेट प्रबंधन, डाइवर्सिटी और ऑर्गेनिक आदान प्रबंधन, और जो जैविक खेती के 4 प्रिंसिपल हैं उनको अपनाना पड़ता है, ताकि वो केमिकल फ्री, माइक्रोबियल फ्री और अच्छा उत्पाद वहाँ से मिले, और उसको जैविक लोगो दिया जाता है। ये पूरी प्रमाणीकरण व्यवस्था है। इसके अलावा, क्योंकि ये व्यवस्था उन लोगों के लिए है, चाहे वो डोमेस्टिक में हो, चाहे वो जैविक का एक्सपोर्ट करे, लेकिन जो किसान, इसमें आपने जैसे कहा, सही कहा कि ये थोड़ा जटिल है, इसमें थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगती है, तो इसकी भी निदान करने के लिए भारत सरकार ने पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम की व्यवस्था की है। जी सर, आपने इस सारी जानकारी के साथ में अब क्योंकि कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, तो कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज या कुछ सफल गाथाएं हैं जहां छोटे किसानों ने कोई समूह बनाया हो, तो ताकि उस सबसे और जो इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ रहे हैं वो सभी प्रेरित हो सके? हमारे देश में 15 लाख से ज्यादा प्रमाणीकृत किसान जैविक कृषि कर रहे हैं। 15 लाख?
और करीब 10 लाख के आसपास पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम से किसान जैविक खेती करते हैं। और आपने भी देखा होगा कि पिछले वर्ष जो हमारे पद्म श्री अवार्ड दिए जाते हैं उसमें कोई न कोई ऐसा किसान होता है जो जैविक खेती से संबंधित है, जिनकी सफलता की कहानी सब लोग हम सुनते भी हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि साउथ अंडमान से जो हमारी जिसको कहते हैं कि कोकोनट अम्मा, नारियल अम्मा के नाम से मशहूर है, जिसको कमाची आपका चलमली नाम उनका है, और उनको 10 एकड़ में ऑर्गेनिक कोकोनट कल्टीवेशन के लिए उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और प्रमोशन के लिए जैविक कोकोनट में अवार्ड दिया गया, जो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम से कर रहे हैं। इसी प्रकार से हुकुमचंद जी पाटीदार झालावाड़ राजस्थान से हैं, जो 2018 में पद्मश्री मिला, और उनके फार्म पे मैं भी गया। वहाँ वो जापान, स्विट्जरलैंड और इन राज्यों देशों को जैविक, चाहे कोरिएंडर हो, जैविक गार्लिक हो, जैविक स्पाइसेज हैं, गार्लिक पेस्ट है, ऑरेंज है, इनका वो निर्यात कर रहे हैं। इसी प्रकार से ऐसे कई सारी प्रोड्यूसर कंपनीज हैं जो हर राज्य में अभी हैं। फार्मर प्रोड्यूसर, चाहे वो ऑर्गेनिक मिल्क के लिए भी हैं, हमारे जो जैविक उत्पाद हैं उनके लिए भी हैं, और ऐसे हजारों उदाहरण आज हमारे देश में हैं, चाहे वो दिल्ली के आसपास है, हर राज्य में है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। हमारा जो अल्फांसो जो मैंगो है, उस मैंगो के कई सारे ऑर्गेनिक अल्फांसो के ग्रोवर्स हैं जो ऑर्गेनिक अल्फांसो ग्रोवर के नाम से जाने जाते हैं। ऑर्गेनिक बनाना है, तंजावुर जो राइस बोल है उसमें ऑर्गेनिक बनाना ले रहे हैं, वो एक्सपोर्ट के लिए भी लोग भेज रहे हैं। इस प्रकार से लोग जहाँ जहाँ पे, क्योंकि एक नीच एरिया है, तो लोगों में धीरे धीरे समूह बना सकते हैं सर, समूह है, का कोई योगदान हो सकता है इसमें? बहुत सारे एफपीओज हैं आज, इवन स्टार्टअप हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम कर रहे हैं। और एक जैसे आपका माई हार्वेस्ट है, तो एक मैडम अर्चना जी जिन्होंने ये शुरू किया, वो शुरू में उनको ये ज़्यादा उसमें फेल्योर भी मिला, लेकिन बाद में जब इन्होंने हिम्मत नहीं हारी तो उसके बाद में शुरू में 8 लाख मिले एक साल में, 2 साल बाद 40 लाख, फिर आज करोड़ों में वो बिजनेस कर रहे हैं। तो माई हार्वेस्ट के नाम से उन्होंने 800-900 चेन्नई के आसपास अपने कंज्यूमर्स ले रखे हैं, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से कंज्यूमर्स के साथ वो अपना जैविक मार्केटिंग कर रहे हैं। जी, मतलब ई पोर्टल के माध्यम से डायरेक्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स भी आपस में मिल सकते हैं। बिल्कुल, इस प्रकार के कई इसमें लेयर्स हैं। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत लोग हमसे जुड़े हैं, आपको देख रहे हैं, तो एक जो संदेश आप देना चाहें सभी हितधारकों को, मतलब किसानों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए और नीति निर्धारकों के लिए। आज का समय देखते हुए और हमारी जो खाद्यान्न आवश्यकताएं और जो गुणवत्तापूर्वक खाद्य को देखते हुए एक बात तो ये स्पष्ट है, वैज्ञानिक रूप से, नीति के रूप से और कंज्यूमर डिमांड को देखते हुए, कि हमें रीरूटिंग करनी पड़ेगी। शुरुआत कहाँ से करें सर? हमें रीरूटिंग करनी पड़ेगी, और रीरूटिंग में हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि वास्तव में जो हम एक घटक को ज़्यादा महत्व देते हैं, जैसे कि हमने स्पेशलाइज क्रॉपिंग को ज़्यादा स्थान दे दिया, हमने केवल इनपुट पे ही रेदर देन दी इकोसिस्टम नॉलेज को, इनपुट की नॉलेज पे ज़्यादा प्राथमिकता में दे दी, तो हमें प्राथमिकता इसकी तरफ, इकोसिस्टम अप्रोच को पहले लेंगे। और अगर उससे हमें कहीं लग रहा है कि उत्पादन कम हो रहा है, तो उस व्यवस्था को हमें उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे। ये समय की आवश्यकता हो गई। लेकिन आज इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो ट्रेंड है लोगों में, जहाँ इथिक्स और वैल्यूज धीरे धीरे कम होती जा रही है, उनको देखते हुए हमें कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास दिलाना पड़ेगा, ब्रांड स्थापित करनी पड़ेगी कि वास्तव में ये जो चीज़ आ रही है उसकी ट्रेसिबिलिटी जो है वो वास्तव में सत्यापन है उसका। और इसके लिए हम सबको अपना योगदान देना पड़ेगा, और उस योगदान में चाहे वो वैज्ञानिक हो, कि हमें इस प्रकार के जैविक कृषि की जो तकनीकें हैं उनका विकास करना पड़ेगा जो हमारे उत्पादन को बढ़ाए, क्योंकि जैविक कृषि में जो यील्ड गैप है उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। और इस तरफ हमें हमारा अनुसंधान कार्य भी बढ़ाना पड़ेगा, और साथ ही जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी ये देखना पड़ेगा कि जो जैविक कृषि की जहाँ पे ज़्यादा अनुकूलता है वहीं उसको अपनाएं, जहाँ समन्वित कृषि की आवश्यकता है वहाँ समन्वित करें, जहाँ हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, जहाँ लो इनपुट एरियाज हैं, जहाँ हमें फायदा मिल सकता है, रिसोर्स कंजर्वेशन कर सकते हैं, वहाँ हम उसको अपनाएं। टारगेटेड एरियाज में टारगेटेड अप्रोच, तो ये ऐसे कुछ वन रूल टाइप कुछ नहीं है सर? नहीं, इसमें रूल इसलिए नहीं हो सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ही जिसको कहते हैं कि निच एरिया स्पेसिफिक है। हर खेत का, हर ब्लॉक का, हर विलेज का एक अपना प्रकार का प्रोडक्शन सिस्टम है, उसकी रेगुलेटिंग सर्विसेज उसके साथ ही चलेगी। तो इसलिए हमें हर एरिया के अनुसार किसान आधारित मॉडल इसमें है। और इसी तरह, इसीलिए आज आप जान रहे होंगे कि पूरे देश में
हजारों मॉडल जैविक कृषि के हैं। कोई एक मॉडल है जिसको हम पूरे देश में प्रचारित नहीं कर सकते, लेकिन जो जेनेरिक प्रिंसिपल्स हैं उनके सेम है कि भाई हमें हमारे पूरे वैल्यू चेन में हमें केमिकल्स को कम करना है, स्थान नहीं देना। सर आजकल स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात करते हैं हम, सेंसर बेस्ड इनपुट्स हैं, या आजकल ड्रोन्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो क्या ये सारे जो स्मार्ट एग्रीकल्चर या मॉडर्न एग्रीकल्चर के प्रिंसिपल्स हैं वो जैविक खेती से कंपैटिबल है, या कहीं हम इन सब चीजों से वापस उसी परंपरागत जो अपना जो दौर था कहीं उसी में तो वापस नहीं चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि जैविक कृषि की जो शुरुआत हुई वो रेचेल कार्सन की जो बुक थी साइलेंट स्प्रिंग से हुई, और ये रिएक्टिव रेस्पॉन्स था कि भाई हमारा एनवायरनमेंट पेस्टिसाइड पॉल्यूशन से, ऑर्गेनिक क्लोरीन इनसे सबसे, इस पे मानव स्वास्थ्य पे, पशुओं के स्वास्थ्य पे दिक्कत आ रही है। उसको देखते हुए ये माना गया कि हमें वैकल्पिक केमिकल फ्री कृषि पद्धतियों का चुनाव करना चाहिए। शुरू में इस पे ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जब बाद में इस प्रकार के प्रभाव आने लगे तो ये माना गया कि वास्तव में एनवायरनमेंट को इग्नोर करके हम कृषि नहीं कर सकते, क्योंकि इंडस्ट्री में दूसरी चीज़ों में एक बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। यहाँ अगर ये पूरा सिस्टम में चला गया, क्योंकि जो जैविक कृषि कहती है कि आप सॉल्यूशन जो है वो सिम्टम देख के मत करिए, आप जो सॉल्यूशन है वो जो जिसको बोलते हैं कि आप कॉज देख के करिए, कि वास्तव में हमारा एनिमल का प्रोडक्शन क्यों कम हुआ। इसलिए कम हुआ कि वहाँ ग्रास में डिजीज आ गई, वो ग्रास एनिमल ने खाई। फूड चेन के सब तो हम ट्रॉफिक लेवल्स में जुड़े हुए हैं, ट्रॉफिक लेवल्स में हम जुड़े हुए हैं, और अगर ये लेवल खराब हो गया तो इसको सुधारने में वर्षों लग जाएंगे। बायोलॉजिकल सिस्टम में सर कोई भी चेंज और करेक्शन करने में बहुत ही जी। सर आपने वैकल्पिक खेती की बात की, उसमें आजकल कई और भी टर्म्स हैं, जैसे कुछ लोग प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, कुछ नेचुरल फार्मिंग में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, होम फार्मिंग है। तो इनमें सर कोई, वैसे तो इस पर एक अलग से चर्चा हम आपके साथ में करना चाहेंगे, लेकिन मोटा मोटी कुछ बताएं कि जैसे नेचुरल फार्मिंग के प्रिंसिपल्स या प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में कोई मूलभूत अंतर है, या आपस में ये ओवरलैपिंग भी है? जब ये शुरुआत हुई तो इस बात के लिए थी कि हमें किस प्रकार से केमिकल फ्री हम फूड व्यवस्था तैयार करें, और उस केमिकल फ्री फूड तैयार करने में जो मुख्य बात थी कि हमें डिग्री ऑफ नेचुरलनेस, हमारे किसी भी जो उत्पादन व्यवस्था है उसमें डिग्री ऑफ नेचुरलनेस कितनी रखें। अब डिग्री ऑफ नेचुरलनेस में यानी प्राकृतिक संसाधनों का मैक्सिमम यूज, प्राकृतिक प्रोसेस का, व्यवस्थाओं का मैक्सिमम यूज कैसे करें जी। इस बात पे जब ये बनी तो भाई हमें इसके लिए कोड बनाने हैं, स्टैंडर्ड बनाने हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक स्टैंडर्डाइज एक व्यवस्था बनी, और ये 1970 से लेके और हमारे देश में जैसे 2004 से लेके अभी तक एक मैच्योर फेज में आ गई। लेकिन इसके पैरेलली हमारे जो ऐसे लाखों छोटे मजले किसान जो प्राकृतिक रूप से संसाधन हमारी खुद की देशज ज्ञान के आधार पे कर रहे थे, जो केमिकल फ्री था, लेकिन उनकी पद्धतियां उनकी स्वयं के आधार पे कई वर्षों से जो वेरीफाई की गई थी, और जिनमें उत्पादन वो अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ति करते अपने संसाधनों से कर रहे थे, तो वो 100% डिग्री ऑफ नेचुरलनेस थी कि वो कहीं बाहर से नहीं ला रहे। तो उस प्रकार के किसानों को भी इससे जोड़ा गया कि वो प्राकृतिक रूप से ऑर्गेनिक ही हैं, क्योंकि सारे जो किसान हैं, जो प्राकृतिक कृषि है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ले जाती है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के सारी व्यवस्थाएं प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग ये करती है कि बाहर से भी आप अमेरिका से भी जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स, उनमें कोई हमें बायो फर्टिलाइजर, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई ऐसी सर्टिफाइड वैरायटी बाहर है, वो आप यहाँ ला सकते हो, काम में ले सकते हो, किसी दूसरे गांव से, देश से ला सकते हो। प्राकृतिक कृषि में सेल्फ रिलायंट, प्राकृतिक कृषि है 100% नेचुरलनेस, जैविक कृषि है कि नेचुरलनेस है विद द एक्सटर्नल रिसोर्स, यानी विरोधाभास तो नहीं है, नहीं, बस ये है कि आप किस एक्सटेंट तक आप नेचुरलनेस लाते हैं, क्योंकि नेचुरलनेस में 3 चीजें आती है कि एक तो यूज ऑफ द नेचुरल सबस्टेंसेस, प्राकृतिक के जो रिसोर्सेज है, दूसरा होता है सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, कि आप अपने जो खेत हैं, ब्लॉक है, गांव है, उसके साथ व्यवस्था में किस प्रकार से सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म आ रहा है कि अपने आप ही इस व्यवस्था में साइक्लिक चक्र बने। और जो इसकी जो जिसको हम बोलते हैं एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच, पहला हो गया कि नो केमिकल नेचुरल इनपुट, दूसरा एग्रो इकोलॉजिकल, और तीसरा में ये हम कहते हैं कि भाई आपका रेस्पेक्ट टू द ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेचर पहले से है, हमारी वे ऑफ लाइफ है। इसलिए हमें प्राकृतिक कृषि को अपनाना बहुत सरल लगता है। अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो हम इसका फायदा ले सकते हैं, इसको कोडिफाई कर, कहीं ना कहीं पोटेंशियल है जिसको हम टैप कर सकते हैं।
तो सर अंत में बस हम ये जानना चाहेंगे कि भारत में आने वाले समय में मान लीजिए 2-3 दशकों में आप जी, जी। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस और जैविक खेती का क्या भविष्य देखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और हमारे देश में भी अब ये माना जा रहा है कि इतने बड़े देश में इतनी जनसंख्या 140 करोड़ जनसंख्या के साथ में, जहाँ पे हमारे जो 70 से 80% छोटे मझले किसान हैं, जी, उन जी, किसानों के पास आप कितनी ही व्यवस्था कर दें, बहुत हाई इनपुट एग्रीकल्चर उनकी डिफ़ॉल्ट कंडीशंस के माध्यम से नहीं की जा सकती। उनको इम्प्रूव किया जा सकता है और उसको इम्प्रूव करने में जो लोकल संसाधन है, उनका महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। उनके संसाधनों और उनकी जीवन शैली को अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, राष्ट्रीय मार्केट, जहाँ लोगों की ये आवश्यकता है कि उनको सेफ फूड चाहिए, अगर उसके साथ जोड़ दें, जी, तो जी, आज ये बहुत बड़ा विकल्प हमारे सामने है। आज 20 करोड़ से ज़्यादा कंज्यूमर ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में ही है। जी, जी, और जैविक कृषि का जिस प्रकार से एक्सपोर्ट हमारे देश से बढ़ रहा है, 2018-19 में 51 करोड़ था, उसके बाद 19-20 में 7,000 करोड़ से ज़्यादा, और अब और बढ़ रहा है। हमारा एरिया धीरे धीरे बढ़ रहा है, विदेशों में एरिया बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। उसको देखते हुए लग रहा है कि अगर हमारे देश में कुल कृषित एरिया का अगर 4 से 6% एरिया भी अगर जैविक होता है, तो आज हमारे किसानों के पास बड़ा स्कोप है और इस पे खाद्य सुरक्षा पे भी कोई हमारे देश में फर्क नहीं कोई पड़ने असर वाला, नहीं क्योंकि हम हमारी फैक्टर प्रोडक्टिविटी को ही बढ़ाएंगे। हमारे होगा। संसाधनों का बेहतर उपयोग हमारे किसानों द्वारा करेंगे। जो किसान आज मान लो उसकी बेंचमार्क इनकम किसी छोटे मझले किसान की प्राकृतिक संसाधनों से 10,000 रुपये, अगर वो बेटर प्रबंधन करता है, थोड़ा मार्केट का सपोर्ट और सरकार की कार्यनीति का सपोर्ट मिलता है, अगर उसकी 20% यील्ड बढ़ जाती है और मार्केट मिल जाता है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे किसानों को जो उसकी डिफ़ॉल्ट कंडीशंस हैं, उसकी जीवन शैली पद्धति है, उस पे ही हम मुनाफा दिला सकते हैं। तो बेहतर ज़िंदगी करने के लिए, बेहतर एम्प्लॉयमेंट करने के लिए और हमारी साथ में संसाधनों के प्रबंधन करने के लिए हमारे देश का एक ये बहुत बड़ी हमारे पास में एक विकल्प है। एक विकल्प है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और इस विषय पे फिर हम और आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आपने हमें समय दिया, हमारे साथ जुड़े, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जय हिंद। यानी इस बातचीत के माध्यम से हमने जाना कि जैविक खेती कृषि की वह विधा है जिसमें मृदा को स्वस्थ एवं जीवंत रखने के लिए हम जैव अवशिष्टों, जैविक और जीवाणु खादों का प्रयोग करते हैं, जिससे प्रकृति के साथ हम समन्वय बनाकर रख सके। अगर खेत से मेज तक हम स्वस्थ भोजन को सुनिश्चित कर सके तो बहुत सारी वैश्विक बीमारियों का भार कम हो जाएगा। हमारे देश में सर्वाधिक जैविक किसान हैं और कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से हम संपूर्ण विश्व में 9वें स्थान पर है। यानी यह संभव है, आवश्यकता है दृढ़ इच्छा शक्ति की, जन सहभागिता की और सच्चे प्रयासों की। हमें पूरा विश्वास और उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को देखकर और इस बातचीत को सुनकर आप में से अनेक किसान जैविक खेती के लिए प्रेरित हुए होंगे। पूसा समाचार में अब सुनते हैं सप्ताह भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 27 से 29 अप्रैल के दौरान जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, 27 से 30 अप्रैल के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, 28 अप्रैल को सिक्किम में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। 27 और 28 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में, 28 और 29 अप्रैल को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। 27 और 28 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कुछ स्थानों पर गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। किसान भाइयों, बहनों और दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आज का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आप हमें अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे दिए गए नंबर पे जरूर भेजें। हमारे कार्यक्रम में रुचि लेने और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमारी मुलाकात होगी अगले शनिवार, जहां खेती किसानी से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों की जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।